सन 2003 में निक बॉस्टम ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें ये कहा गया कि हम लोग एक सिमुलेशन में रहते हैं, बोले तो कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम। और जैसे ही ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ उसके बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में हाय हल्ला मच गया, क्योंकि जितने ज्यादा हमने सिमुलेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए नए नए तर्क दिए, ये थ्योरी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई चली गई। और यहाँ तक कि एलोन मस्क, मिचियो काकू और नील डिग्रास टाइसन ये लोग भी सिमुलेशन थ्योरी पे विश्वास करते हैं। पर क्यों, चलिए पता करते हैं। तो भैया ये जो निक बॉस्टम नाम के फिलोसोफर थे जिन्होंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया सॉरी गलती होगी, थे नहीं है, अभी भी जिंदा हैं। अपनी वीडियो के चक्कर में एक आदमी निपटा दिया मैंने चलो मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं। तो भैया ये जो निक बॉस्टम नाम के फिलोसोफर हैं जिन्होंने ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया, सन 2003 में पब्लिश किया, आखिर हम लोग इनकी बातों पे विश्वास क्यों करें? कोई तो कारण होना चाहिए। वैसे जिनको रिसर्च पेपर पढ़ने की इच्छा हो रही है उनके लिए मैंने स्पेशली इसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट, व्हाट्सएप चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो जी ये निक बॉस्टम है स्वीडिश फिलोसोफर और फ्यूचरिस्ट। हाँ, ये वो होते हैं ना जो फ्यूचर देख के बताते हैं कि भविष्य में चीजें ऐसी होंगी वैसी होंगी, चांद पे प्लॉट कटेंगे, एलियन विजिट करेंगे। हाँ, इनको फ्यूचरिस्ट कहा जाता है। अब इस तरह की बातें अगर कोई नॉर्मल इंसान कहता तो उसको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन निक बॉस्टम नॉर्मल इंसान नहीं है। ये बंदा हाईली एजुकेटेड है, इसके पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और येल की डिग्री है, 200 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुका है, सुपर इंटेलिजेंस नाम की किताब पब्लिश कर चुका है जो कि बेस्ट सेलर रही है, ट्रांस ह्यूमनिज्म के ऊपर रिसर्च कर चुका है। और वैसे जिसको नहीं पता कि ट्रांस ह्यूमनिज्म क्या होता है उन्हें मैं बता दूं। देखो, हमारे शरीर की बायोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हम कितने साल जिएंगे, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी दिमागी क्षमता भी घटती है। लेकिन अगर हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की मदद से इन चीजों को कंट्रोल कर सकें, अपनी एज का बढ़ना रोक सकें, अपने दिमाग की क्षमता बढ़ा सकें, अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ा सकें, बीमारियों को कंट्रोल कर सकें, ये सब ट्रांस ह्यूमनिज्म के अंदर आता है। और ये पॉसिबल है, कुछ हद तक तो पॉसिबल हो ही गया है। और इस आदमी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टीट्यूट की नींव रखी है। ये उसका डायरेक्टर है जिसको ब्रिटिश सरकार फंडिंग दे रही है। इसका मतलब समझते हैं आप, खुद ब्रिटिश सरकार इस आदमी की बातों पे यकीन कर रही है, नहीं तो कोई पैसा क्यों खर्च करेगा। अब यहाँ पर आप ये भी तर्क दे सकते हो कि भैया वड्डे लोग, वड्डी बातें, अरे काहे के वड्डे लोग, इंग्लैंड की इकोनॉमी का तो वैसे ही बट्टा बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी रिसर्च में पूरा पैसा जा रहा है, तो कुछ तो दम होगा बंदे में। और ये छोटी सी बात समझने के लिए हमें किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो कोई बिजनेस प्रपोजल लेकर हम अपने पिताजी के पास जाएं और कहें कि जी थोड़े से लगा दो ना, पैसे लगा दो इसमें, तो भाई साहब अगर उनको हमारे बिजनेस प्रपोजल में दम नहीं नजर आया तो वो पैसा नहीं लगाएंगे। और यहाँ तो एक देश की सरकार इसमें पैसा लगा रही है, वो भी वो सरकार जिसके पास पैसे की पहले से ही कमी है। अब निक बॉस्टम की बातों को नील डिग्रास टाइसन भी सपोर्ट करते हैं, पर क्यों? वैसे इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, तो चलो सुनते हैं उनके विचार। Like Mr. Musk thinks, are we living in simulation? I find it hard to argue against that possibility. और जब यही सवाल मंगल पर दंगल वाले भैया से पूछा गया, बोले तो एलोन मस्क से पूछा गया कि जी इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि हम बेस रियलिटी में हैं। बेस रियलिटी बोले तो मतलब किसी सिमुलेशन में नहीं है, सारे सिमुलेशन हम ही बनाएंगे, उसको बेस रियलिटी कहेंगे। अब बेस रियलिटी के बारे में जो एलोन भैया ने कहा वो बात भी गौर करने लायक है। The odds that we're in base reality is 1 in billions. अब जरा आप यहाँ पर सोचिए कि ये जो लोग सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं ये कोई मामूली लोग नहीं है, ये सारे के सारे वेल एजुकेटेड और साइंस की समझ रखने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये सारी बातें इन्होंने कोई बढ़िया सा माल फूंकने के बाद कही हैं जो इनके जैसे एलीट क्लास को ही मिलता है, या फिर इस बात को कहने के पीछे इनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके दम पर ये इस बात को पब्लिकली कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। और इस बात के सबूत हमें यहाँ से भी मिलते हैं कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आज के समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1940 के टाइम से 100-200 हजार गुना नहीं बल्कि 100 ऑफ ट्रिलियन टाइम्स बेटर हो चुकी है। नाउ दिस इज इनसेन। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखकर साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं कि जल्द ही हम इतने कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड अपने कंप्यूटर्स के अंदर डेवलप कर लेंगे, कैरेक्टर्स को डेवलप कर लेंगे जिन्हें देखकर ये फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी चीज असली है और कौन सी सिमुलेशन। मतलब हम उस वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा बन जाएंगे जहाँ पर हमसे मिलने जुलने वाले कैरेक्टर बिल्कुल रियल लाइफ कैरेक्टर की तरह बिहेव करेंगे। उस सिमुलेशन के अंदर हम ये फर्क ही नहीं बता सकते कि क्या चीज कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाई गई है और क्या नेचुरल है। तो अगर ये काम हम आज कर सकते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये काम बहुत पहले ही किया जा चुका हो और हम उसी का हिस्सा हों? और अगर हम सिमुलेशन का हिस्सा हैं तो ये बात हमें कैसे पता लगेगी? वेल, इसके कुछ सबूत मिल चुके हैं। जैसे कि साइंटिस्ट इस बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट फिक्स क्यों है, फिजिक्स के कॉन्स्टेंट्स फिक्स क्यों हैं, हर चीज इतनी परफेक्टली डिजाइन कैसे हो गई। मतलब
मतलब हमारी धरती गोल्डीलॉक्स रीजन में है, एक ऐसी जगह जहाँ ना तो हमारे ग्रह को सूरज की रोशनी जला सकती है और ना ही हमें ठंड से कोई खतरा है। यानी कि प्रकृति का हर नियम बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा मनुष्य जीवन के लिए इस ग्रह पर होना चाहिए, क्योंकि एक भी चीज अगर इधर उधर हुई तो पृथ्वी से जीवन का सफाया हो जाएगा। दूसरी चीज जो सिमुलेशन को सपोर्ट करती है वो है क्वांटम इफेक्ट, मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर। इन दो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट निकले हैं उन्होंने वैज्ञानिकों को अपने सर के बाल नोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बदल गई। मतलब अगर आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो रियलिटी कुछ और है, और अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो रियलिटी बदल जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? और चिंता मत करो, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो में आगे समझाऊंगा, क्योंकि भाई साहब फिजिक्स समझाने का मौका तो मैं नहीं छोड़ने वाला। अब तीसरा आर्ग्यूमेंट है ग्लिचेस, कि अगर हम किसी सिमुलेशन का हिस्सा हैं तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर प्रोग्राम में ग्लिचेस आते हैं, तो हमें भी ये ग्लिचेस महसूस होने चाहिए। हमें पता लगना चाहिए कि कुछ तो रियलिटी में ग्लिच हुआ है। तो क्या हमें पता लगा? बिल्कुल लगा, और बड़े जबरदस्त तरीके से लगा, जिनमें से एक है मंडेला इफेक्ट। अब ये क्या चीज है? देखिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में मंडेला इफेक्ट वो चीज है जिसमें हम ऐसी बातें शेयर करते हैं जो असलियत में कभी हुई ही नहीं, लेकिन डीप इनसाइड हमारे दिमाग के अंदर वो बात बैठी हुई है कि ये घटना ऐसे हुई थी। उदाहरण के लिए ज्यादातर लोग आज भी ये मानकर चलते हैं कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु जेल के अंदर हुई थी, जो कि गलत है। और क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा लोगों के साथ हुई थी, इसीलिए यहाँ से एक नाम पड़ गया मंडेला इफेक्ट। अगर इसे और आसान भाषा में बताऊं तो जरा गौर करिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज लगती है कि ये चीज ऐसे हुई होगी या फिर ये घटना ऐसे हुई होगी, जबकि असलियत में वो घटना वैसे हुई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है कि वो चीज ऐसे हुई होगी। इसी को मंडेला इफेक्ट कहते हैं। ये सबके साथ होता है, और यहाँ तक कि कुछ रिसर्चर इसे पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स या पैरेलल रियलिटीज के साथ जोड़कर भी देखते हैं, जिसमें से एक है डेजा वू। आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि ये घटना आपके साथ पहले भी घट चुकी है, जैसे आप कहीं से निकल कर जा रहे हैं और तुरंत आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पर पहले आ चुके हैं या आप इस इंसान से पहले मिल चुके हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब इन चीजों को एक्सप्लेन करना वाकई में ही बहुत मुश्किल काम है। तो जब कोई काम मुश्किल होता है तो आपको पता है वैज्ञानिक क्या करते हैं? उस परेशानी से निकलने के लिए आसान एक्सप्लेनेशन बनाते हैं। तो बना दी उन्होंने कि ये रियलिटी में ग्लिच है, और अगर रियलिटी में ग्लिच होगा तो जाहिर सी बात है कि हम सिमुलेशन का हिस्सा हैं, यानी हम सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं, सिमुलेशन का पार्ट हैं। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हो कि वैज्ञानिकों ने ये थ्योरी देकर अपने हाथ झाड़ लिए। लेकिन इसके बाद सिल्वेस्टर जेम्स गेट्स ने जो कहा उसने वैज्ञानिक कम्युनिटी में भूचाल ला दिया, क्योंकि ये वो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सिमुलेशन थ्योरी को सबसे पहले खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दिया और ये कहा, ये क्या ड्रामा लगा रखा है भाई तुम लोगों ने? अरे हम ही हैं असली, यहाँ कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं चल रहा। लेकिन कुछ समय बाद इनका ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ भाई साहब, ये इंसान सिमुलेशन थ्योरी का झंडा उठा के लाइन में सबसे आगे नजर आया। अब बताता हूँ क्या हुआ क्या था। इन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी पर बहुत काम किया है। अब इससे पहले कि मैं स्ट्रिंग थ्योरी पर इनके द्वारा किए गए काम के बारे में आपको बताऊं, जरा ये जान लो कि हमें इस आदमी को सीरियस क्यों लेना चाहिए। 15 दिसंबर 1950 को फ्लोरिडा में जन्मे मिस्टर गेट्स ने MIT से 1977 में PhD की डिग्री ली है। अपने टोनी स्टार्क भी वहीं से थे। मजाक कर रहा हूँ, वैसे मूवी में वहीं से थे। मिस्टर गेट्स ने सुपर सिमेट्री और स्ट्रिंग थ्योरी पर बहुत जबरदस्त रिसर्च करी है, और इनकी रिसर्च के लिए इन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला है, जो कि अमेरिकी इतिहास में बहुत कम वैज्ञानिकों को दिया गया है। और ये बराक ओबामा के टाइम में साइंस एडवाइजर कमेटी के हेड थे। अब देखो, बिना काबिलियत के तो एक इंसान इतने काम नहीं कर सकता, तो ऐसे इंसान को सीरियस लेना तो बनता है। अब इनके हिसाब से यूनिवर्स को डिफाइन करने वाली जो इक्वेशंस हैं, उसके अंदर इन्हें कंप्यूटर कोड मिला है, यानी 0 और 1 मिले हैं। यानी स्ट्रिंग थ्योरी की मदद से जब इन्होंने यूनिवर्स को डिफाइन करने की कोशिश की तो उस रिसर्च में इक्वेशंस के अंदर इन्हें 0 और 1 के बिट्स मिले हैं, और बस उसी दिन से इन्होंने ये मान लिया कि हम सिमुलेशन का हिस्सा हैं। You're saying as you dig deeper, you find computer code writ in the fabric of the cosmos. Into the equations that we want to use to describe the cosmos, yes. Computer code. Computer code, strings of bits of ones and zeros. और जब मैं MIT की वेबसाइट पे इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो इनकी उपलब्धियों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इतना पढ़ा लिखा इंसान और इतनी डीप नॉलेज रखने वाला इंसान हवा में तो ऐसी बात नहीं कहेगा। इनके बारे में पढ़ने के लिए मैंने MIT की वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर कंप्यूटर कोड एम्बेडेड होगा। और ये पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हम किसी तरह से DNA के अंदर कंप्यूटर कोड को सेव कर
सकें, ऐड कर सकें, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे अंदर भी कंप्यूटर कोड ऐड किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क जीनोम सेंटर ने कंप्यूटर वायरस और कुछ फाइल्स को ह्यूमन डीएनए के अंदर सेव कर दिया और यहाँ से ये बात साबित हो गई कि हम कंप्यूटर कोड को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, इससे ये बात साबित थोड़ी होती है कि पूरी दुनिया कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। तो वैज्ञानिक ये बात साबित कैसे करेंगे कि बाकी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें भी कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है? इस बात को साबित करने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिक्स का नियम तो जरूर फॉलो होना चाहिए जो सभी चीजों पर लगे। और कमाल की बात ये है कि हमें वो मैथमेटिक्स का नियम मिल चुका है। आपने फिबोनाची नंबर्स और गोल्डन रेशियो के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। इस पैटर्न को देख के आप फिबोनाची नंबर्स को समझ सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि फिबोनाची नंबर्स और गोल्डन रेशियो ये दोनों हमें नेचर में हर जगह देखने को मिलता है। किसी फूल के पास कितनी पंखुड़ियां होंगी, उतनी ही जितनी फिबोनाची नंबर्स हमें बताते हैं। किसी पेड़ पर कितनी ब्रांचेस होंगी, उतनी ही ब्रांचेस मिलेंगी जितनी फिबोनाची नंबर्स में आती हैं। पर ये तो प्लांट्स की बात होगी, लेकिन एनिमल्स में भी ये रूल फॉलो होता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी के छत्ते में फीमेल और मेल मधुमक्खियों के बीच का जो रेशो है वो गोल्डन रेशो है। गोल्डन रेशो ये फिबोनाची सीक्वेंस में पहले आने वाले नंबर से बाद में आने वाले नंबर को डिवाइड करके मिलता है। ह्यूमन बॉडी यानी हमारा शरीर भी गोल्डन रेशो को फॉलो करता है, जिसमें प्राइमरी नंबर है 1, 2, 3 और 5। उदाहरण के लिए एक नाक, 2 आंखें और हमारे हाथ पैरों का 3 हिस्सों में बटा होना, पहला कंधा, दूसरा कोहनी और तीसरा कलाई, और हाथ पैरों में 5-5 उंगलियों का होना। अब अंगूठे को भी उंगलियों में काउंट कराए तो हल्ला मत मचाना। यहाँ तक कि हमारे कंधे से हमारी कोहनी तक की लंबाई और कोहनी से फिंगर टिप्स तक की लंबाई ये भी गोल्डन रेशो है। ह्यूमन हार्ट, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये भी गोल्डन रेशो में आते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन डीएनए की लंबाई और चौड़ाई भी एंगस्ट्रॉम में गोल्डन रेशो से बनी है। अब जरा स्पेस में चलते हैं। हमारी गैलेक्सी का स्पाइरल, स्पेस में पाया जाने वाला कोई भी स्पाइरल या धरती पे पाया जाने वाला कोई भी स्पाइरल, समुद्र में पाए जाने वाले स्पाइरल शेल्स, ये सारी चीजें फिबोनाची नंबर्स और गोल्डन रेशो को फॉलो करती हैं। अब क्या इन बातों से ये नतीजा निकाला जा सकता है कि हम सिमुलेशन का हिस्सा हैं? वेल, कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा है कि ये एक तुक्का भी हो सकता है। मतलब ह्यूमंस इसी तरह से तो बने हैं, हमारा काम ही है चीजों के बीच में लॉजिक ढूंढना। तो ये पैटर्न, ये लॉजिक, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। पर अगर ये एक कोइंसिडेंस है तो भाई साहब बिल्कुल गजब का है, हर जगह बिल्कुल फिट है। अगर आप गौर करें तो जितना ज्यादा सिमुलेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ जितने भी तर्क दिए जा रहे हैं, जहाँ पर भी सबूत ढूंढे जा रहे हैं, एंड में हर चीज यही साबित कर रही है कि सब कुछ सिमुलेशन है। अब जरा इस चीज पे बात कर लेते हैं कि अगर सब कुछ सिमुलेशन है तो आखिर ये सब सिमुलेट कर कौन रहा है और किस चीज से कर रहा है? जाहिर सी बात है, सिमुलेशन तो कंप्यूटर की मदद से होगा। तो वो कंप्यूटर कितना पावरफुल होगा और कहां पर होगा? हमारी आज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगभग 18 महीने में कंप्यूटिंग पावर लगभग डबल हो जाती है। यानी कि हर 1.5 साल में कंप्यूटर पहले से दुगने ताकतवर हो रहे हैं। और अगर आप आज से 20-25 साल पुराना कोई गेम उठाकर देखोगे तो उनमें और आज के गेम्स में जमीन आसमान का फर्क है। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये गेम रियलिटी का हिस्सा नहीं है। और फेसबुक के रचयिता, भाग्य विधाता मार्क जकरबर्ग का मेटा ह्यूमंस के लिए आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट करने पर ही काम कर रहा है। बोले तो वर्चुअल वर्ल्ड, जिसमें आप अपने सर पर एक तान तमूरा लगाकर, आंखों पर चश्मा लगाकर आराम से सोफे पर बैठोगे और वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा बन जाओगे। यानी कि एक वर्चुअल रियलिटी को एंजॉय करोगे। तो सिमुलेशन की शुरुआत तो हो चुकी है। अब कमाल की बात ये है कि इस वर्चुअल रियलिटी में आपको तो ये बात पता होगी कि आप रियल हो और जिस वर्ल्ड का आप हिस्सा हो वो वर्चुअल है, लेकिन उस वर्चुअल वर्ल्ड के कैरेक्टर को ये बात पता नहीं होगी कि आप रियल हो। अब देखिए, मनुष्यों का दिमाग किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, आसानी से एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बना। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास सुपरमैन की ताकत है तो आप यकीन बिल्कुल नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए। पर क्या हम अपने दिमाग का भरोसा कर सकते हैं? वेल, नहीं। इसका उदाहरण आप खुद जानते हैं। हमारे देश में अफवाहें स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज फैलती हैं, और अगर ये अफवाह किसी की आस्था से जुड़ी हो या धर्म से जुड़ी हो तो ये और तेजी से फैलती हैं। और ये देखने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कोविड का समय देख लो, आपने बहुत सारे ऐसे टोने टोटके सुने होंगे या ऐसे अजीब अजीब काम करते हुए लोगों को देखा होगा जो वो नॉर्मली नहीं करते, और उनको फॉलो करते हुए बाकी लोगों ने भी वो काम किए होंगे। क्या उस समय हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था? क्या बिल्कुल कर रहा था। लेकिन हम किस चीज पर कब यकीन कर लें और कब ना करें, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब यहाँ पर मैं मनुष्यों को 2 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। पहले वो जो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, हर चीज को रैशनल तरीके से देखते हैं, और दूसरे वो जो उस चीज को सच मानते हैं जिसे बाकी लोग सच मान चुके हैं। और सिमुलेशन थ्योरी में ये काम बिल्कुल उल्टा हुआ है। देखिए, जो लोग हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, विज्ञान को ढूंढते हैं, मैथ्स को ढूंढते हैं, रैशनल रीजन को ढूंढते हैं, वही लोग आज सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साइंटिस्ट की, जिनका नाम मैंने इस वीडियो में लिया है। और हम लोग जो वैज्ञानिकों पर यकीन करते हैं, उनके द्वारा बताई गई एक्सप्लेनेशन को मानते हैं।
आज हम ये कह रहे हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया है। अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल उल्टा काम हो गया। जिनका काम है हर चीज को डिबंक करना, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन देना, वो लोग सिमुलेशन थ्योरी को मान रहे हैं। और जिनका काम है वैज्ञानिकों की बातों को मानना, उन एक्सप्लेनेशन को समझना, यानी हम वैज्ञानिकों के खिलाफ खड़े हैं। और इसके पीछे रीजन है सेंस ऑफ सिक्योरिटी का छिन जाना। यानी अगर आपको ये पता लगे कि आपके पास कोई फ्री विल है ही नहीं, आपके सारे डिसीजन कोई और कंट्रोल करता है, तो ये बात आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आजादी सबको प्यारी है, पर आखिर साइंटिस्ट इतना स्ट्रांगली सिमुलेशन थ्योरी को पकड़कर क्यों बैठ गए हैं? उसके पीछे कारण है क्वांटम मैकेनिक्स। और अब होगी शुरुआत डबल स्लिट और डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन की। उदाहरण के लिए अगर हम सिंगल स्लिट से पार्टिकल्स को फायर करें तो जहां पर पार्टिकल इकट्ठे होंगे वहां पर हमें एक वर्टिकल लाइन देखने को मिल जाएगी। और अगर इसी सिंगल स्लिट से हम एक वेव को पास करें तो जहां पर वेव की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां हमें एक ब्राइट लाइन देखने को मिलेगी। नॉर्मल सी चीज है। अब जरा डबल स्लिट को जोड़कर देख लेते हैं। तो अगर मैं डबल स्लिट से पार्टिकल्स को फेंकूं तो मुझे दो लाइनें मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं डबल स्लिट से वेव को पास कराऊं तो डबल स्लिट से निकलने वाली वेव आपस में टकराकर नई वेव को पैदा करती हैं और हमें देखने को मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न। ये भी लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को सिंगल स्लिट से फेंकते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, उसके पास मास है, तो जाहिर सी बात है हमें एक सीधी रेखा मिलनी चाहिए और वो मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट से फेंका तो इस बार हमें दो सीधी रेखा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें दो सीधी रेखा नहीं मिली, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। पर ये कैसे हो सकता है? इंटरफेरेंस पैटर्न तो वेव्स में होता है और इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, यानी एक पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है। पर कैसे? या तो जो हमने पीछे पढ़ा या जो हमें पीछे दिखाई दिया वो गलत था, या जो चीज हम अब देख रहे हैं ये कहीं पर गलत है। दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। अब वैज्ञानिकों ने सोचा कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, यानी रियलिटी में ग्लिच। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फेंकने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को एक एक करके फेंकते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट करके डिफ्लेक्ट ना हो, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न ना बने। और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भी डबल स्लिट से फेंकने पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ही मिला। ये कैसे हो सकता है? अब वैज्ञानिकों ने ये सोचा, इसकी ऐसी की तैसी एक डिटेक्टर लगाओ यहाँ पर। डिटेक्टर हमें ये बताएगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। उन्होंने डिटेक्टर लगा दिया और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक एक करके फेंकना शुरू करा, भाई साहब कमाल ही हो गया। थिंग्स वेंट फ्रॉम वियर्ड टू क्रेजी, यानी कि अब जो हुआ उस पर तो यकीन करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। डिटेक्टर के लगते ही इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो गया और दोबारा हमें सीधी रेखा देखने को मिली, डबल स्लिट से मिली। अब इसे कोई कैसे एक्सप्लेन करेगा? अब उन्होंने डिटेक्टर को वहां से हटा दिया और दोबारा से एक्सपेरिमेंट करा और दोबारा से हमें इंटरफेरेंस मिला। डिटेक्टर को वापस लगाया, इंटरफेरेंस पैटर्न फिर से गायब हो गया। ये क्वांटम मैकेनिक्स है ही ऐसी, यहाँ चीजें कब कैसे घट जाएं समझ में ही नहीं आता। और कमाल की बात ये है कि अगर आप इस चीज को एक्सप्लेन कर दें तो एक फिजिक्स का नोबेल प्राइज आपका इंतजार कर रहा है। जो भी इस चीज को एक्सप्लेन कर देगा उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक और कॉमन सेंस होना चाहिए, हवा हवाई बातें नहीं। क्योंकि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि हमने इस चीज को हवा हवाई बातों से ही एक्सप्लेन किया है। जरा सुनो ध्यान से। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे लॉजिक दिया कि पार्टिकल्स को ये बात पता थी कि उन्हें कोई देख रहा है और इसलिए वो टाइम में पीछे गए, अपनी रियलिटी को बदला और नए तरीके से व्यवहार किया। मतलब पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकला उसे ये मालूम था कि सामने डबल स्लिट है तो उसे वेव की तरह व्यवहार करना है। और जैसे ही वो डबल स्लिट से निकला उसने तुरंत देखा कि उसको कोई देख रहा है, तो वो टाइम में पीछे गया और अपनी रियलिटी को बदलकर वेव के बजाय पार्टिकल नेचर शो करने के लिए दोबारा स्लिट से निकला और हमें क्लम्पिंग पैटर्न दे दिया। जबकि अगर ऑब्जर्वर नहीं होता तो वो मजे से आता और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता। ये वो लॉजिक है जो वैज्ञानिकों ने दिया है। अगर आप चाहो तो यकीन कर लो। अब यहाँ से एक चीज और समझ में आती है कि अगर रियलिटी को ऑब्जर्व किया जाए तो वो बदल जाएगी। पता नहीं मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, पर क्वांटम मैकेनिक्स तो इसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते, यानी कि रियल वर्ल्ड में काम करने वाले फिजिक्स के नियम या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नियम क्वांटम मैकेनिक्स में बेबस नजर आते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स हर उस चीज पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है जो हम समझते हैं। अब जरा आप ये सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो टाइम स्पेस और फिजिक्स के नियम से बाहर है। टाइम स्पेस और फिजिक्स के नियम से बाहर वही हो सकता है जो सिमुलेशन क्रिएट करेगा। अब जरा इस सिमुलेशन थ्योरी पर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं, आखिर मुझे क्या लगता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। देखिए, आपको ये समझना होगा कि हम फिजिक्स को यूनिफाई नहीं कर पाए हैं, यानी कि हम फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ अभी यूनिफाई नहीं कर पाए हैं। और जब तक कोई चीज यूनिफाई ना हो जाए उनके बीच में एनोमलीज ये तो देखने को मिलेंगी ही। कोई भी दो चीजें एक दूसरे के साथ जब तक कंपैटिबल नहीं होती, जब तक वो किसी एक सेम पॉइंट पर एग्री ना करें, चाहे वो फिजिक्स हो या आपका लाइफ पार्टनर। और क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो कोई भी इसका कुछ भी मीनिंग निकाल
ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मानना है। आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलोन मस्क की। तो देखिए जी, एलोन मस्क एक बिजनेसमैन है। वो जो भी बातें पब्लिकली कहते हैं उसके पीछे उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। हमें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हम नहीं जानते कि वो कब कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ जाए। तो अगर वो इस सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है उसके पीछे उनका डीप हिडन इंटरेस्ट हो। यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप मेरी किस बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिकों की। तो देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि जितनी भी फिजिक्स या साइंस की कोई भी डोमेन हमने डेवलप करी है वो इसी तरह के अंदाजे लगा कर ही करी है। पहले हम अंदाजा लगाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और फिर हमारी एजुम्पशन और रिजल्ट के बीच के तार को जोड़ते हैं। सारी की सारी फिजिक्स ऐसे ही डेवलप हुई है। तो साइंटिस्ट को इस चीज के लिए ब्लेम करना कि वो इस तरह की अजीब बातें क्यों कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब बात करते हैं फिबोनाची नंबर्स और गोल्डन रेशो की। तो देखिए, मैथ्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आपको मैथमेटिकल पैटर्न हर चीज में देखने को मिल जाएंगे। मैथ्स आपका क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, फील्ड इक्वेशंस, हर चीज में फॉलो होता है। यही एक चीज है जो हर जगह कॉमन है। अगर आप इसी चीज को पकड़कर ये बात प्रूव करने की कोशिश करोगे कि हम सिमुलेशन का हिस्सा हैं, तो ये उसे भी प्रूव कर देगा। तो अब आता है सवाल, आर वी लिविंग इन सिमुलेशन? वेल, यू हैव टू डिसाइड दैट। मेरा काम बस इतना ही था, आपको वो चीज बताना जो वैज्ञानिक समझते हैं या मानते हैं। डू आई बिलीव इन सिमुलेशन थ्योरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? क्या मेरे पास कोई ऐसा सबूत है जो सिमुलेशन थ्योरी को डिस्प्रूव कर सके? नहीं। लेकिन मेरे पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जो सिमुलेशन थ्योरी को प्रूव कर सके। मैंने आपको जो कुछ भी बताया ये सब वैज्ञानिकों का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। इट्स अप टू यू। और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं। तो लिखिए अपने विचार कमेंट में। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।